नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। झांसी में पुलिस छापेमारी करने गई तो वो भी हैरत में पड़ गई। छापेमारी की जगह पर हैंडपंप को चलाया गया तो उसमें से शराब निकलने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। हैंडपंप चलाया तो पानी नहीं निकला, शराब निकलने लगी। झांसी से यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैंडपंप से शराब निकलने लगी। आबकारी और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। जब हैंडपंप को स्टार्ट किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, पानी की जगह शराब निकलने लगी। पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां आकर पुलिस हैरत में पड़ गई। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल झांसी में मऊ रानीपुर थाना के बसरिया डेरा का ये इलाका है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है और उस शराब की तस्करी दूर दूर तक हो रही है। पुलिस की टीम ने यहाँ मौजूद घर, मैदान, खेत, हर जगह छापा मारा। अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हो चुकी थी। हैंडपंप के पास पहुंचकर पुलिस को शक हुआ क्योंकि शराब की दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद सिपाहियों ने हैंडपंप चलाया तो उससे भी शराब निकलने लगी। शराब तस्करों की सारी पोल खुल गई, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो चुके थे। टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक तस्कर अड्डे पर एक हैंडपंप मिला। पानी पीने के लिए जैसे ही हैंडपंप चलाया तो उस हैंडपंप से पानी की जगह शराब धारा प्रवाह बहने के लिए। फिलहाल हैंडपंप को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया है और तरीका भी इतना नायाब निकाला है कि ज़मीन के अंदर ड्रमों में भरकर शराब रखी गई थी और उस शराब को तस्करी के लिए या बेचने के लिए हैंडपंप के जरिए शराब बेची जा रही थी। तो फिलहाल इस नायाब तरीके का भंडाफोड़ आबकारी विभाग और मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने सफलतापूर्वक कर दिया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग, मऊरानीपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया। जमीन के अंदर छिपाई गई करीब 100 लीटर शराब बरामद की गई और भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया। आबकारी पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को छिपाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये भी एक तरीका अपनाया गया, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस ने तस्करों की तलाश तेज कर दी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को लेकर खबर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिससे रश्मिका का बताया जा रहा है और इसी वीडियो के आने के बाद से घमासान मचा हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लग रही है, जिसमें वो स्माइल करते हुए लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और इसी तस्वीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस वीडियो को मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का बताया जा रहा है, दरअसल में रश्मिका वीडियो में है ही नहीं और यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें सच शीशे की तरह एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीर में छिपी झूठ की परत हट चुकी है। जिसे रश्मिका मंदाना बताया जा रहा था वो कोई और ही लड़की निकली। यानी रश्मिका मंदाना के दावे वाला वीडियो एकदम झूठ निकला। साफ है वीडियो को एडिट कर उसमें रश्मिका का चेहरा लगाया क्या। टेक्नोलॉजी के इस युग में चीजें इतनी तेजी से बदल रही है जिसमें झूठ भी सच की तरह दिखाई देने लगा है और ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। और ये संभव हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इस तरह के वीडियोस को एआई डीप फेक कहा जाता है। डीप फेक वीडियोस को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नकली वीडियो बनाने के लिए होता है। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इमेज, ऑडियो बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तैराक तो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास भी पहुंचा, जिसे देखने से उन्हें भारी झटका लगा। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इसे साझा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे ऑनलाइन फैलाए जा रहे मेरे डीप फेक वीडियो के बारे में बात करनी पड़ रही है। ईमानदारी से कहूँ तो ये न केवल मेरे लिए बल्कि हर किसी के लिए बेहद डरावना है, जो आज टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की वजह से नुकसान की चपेट में है।
एक महिला और एक अभिनेत्री के रूप में मैं अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की आभारी हूँ, जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर मेरे साथ ये स्कूल या कॉलेज में होता तो मैं इससे कैसे निपटती? इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें मिलकर तत्परता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी वीडियो सामने आने के बाद चिंता जाहिर की है। राजशेखर ने फेक वीडियो को गलत सूचना का सबसे हानिकारक रूप बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये कानूनी दायित्व है कि इस तरह के वीडियो और गलत सूचना को शिकायत करने के 36 घंटे के अंदर हटा लेना चाहिए। जिसका अनुपालन न किया गया तो पीड़ित कोर्ट का रुख कर सकता है। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी इसके पक्ष में एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके जरिए दूसरे लोगों का भी काफी नुकसान किया जा रहा है, जो रश्मिका के नकली वीडियोस की गवाही देता है। अगर एआई टेक्नोलॉजी का गलत मकसद से इस्तेमाल होगा तो ये मानवता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अभी हाल ही में केदारनाथ के दर्शन के लिए गई थी। जिस हेलीकॉप्टर में वो गई थी वो प्रतिबंधित इलाके में उतरा था। अब एविएशन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सारा अली खान, जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं, जब कभी भी उन्हें फुर्सत मिलती है वो भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा ही लेती हैं। अभी हाल ही की तस्वीरें हैं जब वो केदारनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा की झलक दिखाई। फैंस के साथ केदार घाटी की सुंदरता को शेयर किया। वीडियो में सारा भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। केदारनाथ के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल घूमते हुए दिख रही हैं। एक जगह सारा ने साधु से तिलक लगवाया। पानी से चेहरे को धो रही हैं। कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। ये वीडियो पिछले महीने 28 अक्टूबर का है। लेकिन अब पिछले हफ्ते सारा अली खान की इसी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक विवाद भी सामने आ गया है। दरअसल सारा जिस हेलीकॉप्टर से केदार घाटी पहुंची थी वो मध्य महेश्वर घाटी के रिजर्व एरिया में उतारा गया था, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, जो सीधे सीधे सुरक्षा मानकों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में थम्बी एविएशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा का संचालन 9 कंपनियों को सौंपा गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 3 साल तक हेली सेवा संचालन के लिए 9 कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। फाटा से केदारनाथ के लिए थम्बी एविएशन कंपनी के माध्यम से भी हेली सेवा संचालित होती है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चॉपर के उतरने का ये पूरा मामला है। अब सेंचुरी प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनसे बात की न्यूज़ 18 एमपी के एडिटर सुधीर दीक्षित ने। देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। इंदौर भी इसमें शामिल है और इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर भी सारे उम्मीदवार अपना दम भर रहे हैं। इस वक्त हम राऊ विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ है पूर्व मंत्री और राऊ से विधायक जीतू पटवारी जी, जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। जीतू जी, चुनाव पूरे शबाब पर है, क्या तैयारी लग रही, क्या लगता है आपको? 100% कांग्रेस के पक्ष में एक सुनामी चल रही है। इंदौर की 9 सीट में से 6 सीट कांग्रेस के पास आने की उम्मीद है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हमारा इंटरनल सर्वे कहता है 155 सीट, बाकी सर्वे भी 130-35 में पहुंच गए हैं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में आम जनता का भरोसा बढ़ा है, भावना बढ़ी है, उनका रुझान बढ़ा है और उसका असर राव में भी है।
राव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। 15 साल से सीट बनने के बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं। राऊ की जो जनता है विधानसभा सीट की, वो हर बार जीतू को जितवाती है। इस बार तो एक ही जीतू है चुनाव में। नहीं, ये कृपा है उनकी। मैं चुनाव हारा या जीता, यहाँ पे जनता का प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अपनत्व, एक भाई का सम्मान कैसा होता है ये मुझे मिला है। और ये चुनाव तो अकल्पनीय है। मैं आज तक का मेरे राजनीतिक कैरियर में इससे ज्यादा जन समर्थन मुझे कभी नहीं मिला जितना इतना मिल रहा है। ये कॉलोनी जहाँ हम खड़े हैं, ये सेक्टर हम हमेशा हारते थे। ये सूर्यदेव नगर वाला जो वार्ड है, ये हमारा कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर था। इस बार हम जीतेंगे। हमेशा आप बोलते हैं मेरी विधानसभा मेरा परिवार, जहाँ पर आप कमजोर है वहाँ पर कितनी ताकत आपको मिलने की उम्मीद है? नहीं, 100% यही तो असर है कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार। मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ, बाकी लोकल लोग इकट्ठे होते हैं। ये हमारे सूर्यदेव नगर परिवार के ही लोग हैं। मैं मानता हूँ कि ये जब भावना मैंने व्यक्त की कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे परिवार का सदस्य है। जो नेता है हमारा, जो मेरे अगेंस्ट वो भी परिवार के हैं, इसीलिए मैं उनके पैर भी छूता हूँ। तो एक भावना कांग्रेस बीजेपी गौण क्या होती है और उसके ऊपर परिवार का सदस्य क्या होता है, वो राव में दिखता है। तो मैं मानता हूँ मुझे खूब पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, तभी मेरे परिवार के लोगों का इतना स्नेह, प्यार, मोहब्बत और कृपा है मेरे पे। जीतू पटवारी बयान बहुत देते हैं, जीतू पटवारी बयान बहुत देते हैं चुनाव को लेकर। अभी बीजेपी लगातार आक्रामक हो रही है आप पर। नफरती हिंदू का बयान आपने दिया, उसको बीजेपी बहुत आक्रामक तेवर अपना रही है आपके खिलाफ। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मानवता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अपने आप को झुकना, गर्व से कहता हूं मैं पक्का हिंदू हूं, अच्छा हिंदू हूं, ईमानदार हिंदू हूं और रहूंगा। अभी एक चीज और आ रही थी यहाँ पर, विधानसभा को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है। अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बीजेपी ये कह रही है कि जो छोटे भाई का मामला था जीतू पटवारी का, जीतू पटवारी ने छोटे भाई को खुद होकर गिरफ्तार करा दिया ताकि चुनाव में विपक्ष उसका फायदा न उठा सके या घेर न सके। ऐसा है कि गर्व है, हमें फक्र है, हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि किसान आंदोलन के केस की सजा हमें मिली। 25 लोगों पे केस लगे थे। चुनाव में एक ही घंटे में 7 मुकदमे, एक घंटे में चुनाव, किसान हम नहीं थे वहां, फिर भी हमारा नाम लिया गया। 7 मुकदमे एक घंटे में। 5 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए। 307 का सरकार नहीं ले सकती थी, कोर्ट लेती है, उसको हम रिमेप करा थे, पर हमने कोई अवसर नहीं दिया, कानून की मान्यता को माना। 307 के मुकदमे में एक दिन में जमानत होती है क्या? हुई ना। इसका मतलब है कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया ना, गलत हुआ। तो मैं मानता हूं सरकार की हठधर्मिता की भावना को हमने, कानून को कभी हमारे से नीचे नहीं समझा, ऊपर समझा। तो किसान आंदोलन के केस लगना, किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना, मेरे पे 36 केस है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, डरते नहीं है। किसान बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। किसान बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में होता है, खास तौर से जब हम मालवा की बात करते हैं। अभी हम रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी गए थे, वहां पर भी हमने देखा किसान कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आप मान रहे हैं? बहुत बड़ा। किसान का जो हालात हुआ है, जो दर्द है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप देखो कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कर्जदार किसान बना दिया। भाभी ध्यान रखना है, काका ध्यान रखो, जो कर्जदार किसान बना दिया, कितना बड़ा बेरोजगार किसान के बेटे बन गए, कितनी बड़ी लागत बढ़ा दी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के पाप फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। एक तरफा हमने 3000 रुपए की मांग की थी किसान के गेहूं की, कमलनाथ जी ने संज्ञान में लिया, 2600 रुपए किया है। अब 3100 रुपए की मांग फिर जारी होगी। हमने उसमें भेदभाव ये नहीं किया कि बीजेपी है तो हम बोले, अगर हमारी सरकार नहीं करेगी तब भी हम बोलेंगे। अभी किया 2600 किया, 500 बढ़ाया, साधुवाद देंगे। पर अल्टीमेटली किसान का हित पार्टी का हित नहीं है या श्रेय लेने का हित नहीं है। मुद्दा है किसान, इन्हें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। किसान की मदद करो, किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। बयानबाजी बहुत चल रही है इस वक्त चुनाव में, इंदौर में करे या प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। आपने भी सुना होगा बीच में कि शोले फिल्म की एंट्री हो गई है, जय और वीरू मार्केट में आ गए हैं और उसको लेके बीजेपी हमलावर हो रही है और कांग्रेस कहती है कि जय और वीरू जो आए हैं वो गब्बर को मार रहे हैं। जय वीरू तो फिर भी अन्याय और डाकुओं के खिलाफ लड़े थे, गब्बर को मारेंगे। शिवराज जी गब्बर, उनको मारेंगे। और रंगा बिल्ला जो थे ना, वो लोगों को मारते थे।
रंगा बिल्ला के सामने जय वीरू की जोड़ी ओके है, चिंता नहीं है। इस सारी जोड़ी में गब्बर भी आ गया, जय वीरू भी आ गए, ठाकुर कौन है? ठाकुर निकलेगा कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं। मैं तो शोले का ठाकुर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो ठाकुर कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश जी भी तो लगातार आपके ऊपर हमलावर है, लगातार बयान देते हैं और इंदौर की सीट को लेकर, जबकि उनका मुकाबला नंबर 1 सीट पर है। नंबर 1 में कितनी टक्कर दे पाएंगे संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय को? संजय शुक्ला को क्यों हराना चाहिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया। संजय शुक्ला कोविड में लोग घर में थे तो वो शमशान घाट में था, लोग घर में से नहीं निकल रहे थे तो वो पैसे ले लेके गरीबों की शहादत अग्नि दे रहा था। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वो ऑक्सीजन की बोतलें ले लेके दौड़ रहा था, हॉस्पिटल में था। उसकी पत्नी रोती थी, मेरे को फोन करती थी कि भैया इनको कहो ये माने नेतागिरी के चक्कर में ऐसी बातें, ऐसी भावना है, पर उसने अपनी जान हथेली पे लेके दौड़ता रहा। उसको हराएं क्यों, ये तो समझ में आए। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, वो आ गए तो अब संजय शुक्ला खराब हो गया। कैलाश जी तो कह रहे कि ड्रग का बहुत बड़ा मसला है नंबर 1 विधानसभा सीट का, तो ड्रग खत्म करना, युवा ड्रग की जद में आ रहा है। अगर आए तो इसका दोषी कौन है? अगर इस शहर में, इस देश में इस तरह का नशा बिकता है या जगह जगह शराब की दुकान, यहाँ एक शराब की दुकान है, हम सारे सूर्यदेव नगर के कितने आंदोलन किए उसको हटवाने के लिए, तो ये बीजेपी की सरकार ही तो है। अपने पाप को छुपाने के लिए ऐसी बातें करना किसने कहा भाई? चुनाव लगातार उफान पर जा रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं वोटिंग में। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है? अरे 155 बताया ना आपको, 155 सीट कांग्रेस लाके भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। इंदौर में 9 में से 6 सीट जीतेंगे और राव विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीतेगी कि नहीं? सरकार बनने में अगर आती है कांग्रेस की तो सुन रहे जीतू पटवारी इस बार डिप्टी सीएम होंगे। मैं अच्छा विधायक हूँगा, अच्छा नौकर हूँगा, अच्छा सेवक हूँगा, मेरे परिवार की भावनाओं को समझूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, इनके प्रेम को मेरे से जाए नहीं इसका ध्यान रखूंगा और इनके चरणों में रहकर इनकी सेवा करूंगा। ये है राऊ विधानसभा से उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जो कह रहे हैं कि मैं अपनी विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विकास के काम देखना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ा दावा जीतू पटवारी करते हैं कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो कांग्रेस 155 सीट हासिल करेगी, यानी बहुत भारी बहुमत हासिल करेगी। हालांकि इस दावे में कितना दम है ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। यहां एक मुस्लिम महिला ने पीएम मोदी पर अपनी पीएचडी पूरी की है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गरीब परिवार से निकलते हुए देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। इतना ही नहीं, आज विदेशों में अगर हिंदुस्तान का जलवा है तो उसके पीछे पीएम मोदी ही हैं, जिनके नेतृत्व में भारत की छवि दुनिया के देशों में लगातार मजबूत होती जा रही है। देश दुनिया में कई लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अब उनके संसदीय क्षेत्र काशी से एक खबर आई है। नजमा परवीन वो महिला हैं जिन्होंने पीएम मोदी पर रिसर्च करते हुए पीएचडी पूरी की है। नजमा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं। पीएम मोदी को अपने पीएचडी का विषय चुनने के पीछे की वजह भी नजमा ने बताई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान की छात्रा है नजमा परवीन और उन्होंने 8 साल में नरेंद्र मोदी पर अपनी पीएचडी पूरी की। 5 अध्यायों में व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक नरेंद्र मोदी की जो प्रमुख घटनाएं थीं वो शामिल की गई। साथ ही साथ उनके परिवार का भी जिक्र है, कैसे उनकी मां ने संघर्ष करके नरेंद्र मोदी को पढ़ाया और फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे एक गुजरात के एक छोटे से शहर से दुनिया के ग्लोबल लीडर्स में शामिल होने के लिए संघर्ष किया। मैंने अपने जो शोध कार्य है उसमें पूरा उसको 5 अध्याय में उसका अध्यायीकरण किया है। पहला है कि उसमें 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीतिक
दृष्टिकोण के बारे में उसमें पूरा लिखा है। और दूसरे अध्याय मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में और उनके मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था उसके बारे में लिखा है। तीसरे अध्याय में मैंने उनका जो राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय था उसके बारे में और उनका जो भाषणों का संकलन था उसके बारे में लिखा है। चौथे अध्याय में मैंने उनका करिश्माई नेतृत्व के बारे में लिखा है। नज़मा ने अपने इस रिसर्च में मोदी के पीएम बनने से पहले काशी दौरे का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सांसद बनने के लिए आए थे और उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। कुछ मैंने उसमें भी जिक्र किया है अपने थीसिस में कि कुछ पत्रकार भी उनसे मिले, तो जो पत्रकारों का जिनका सवाल जवाब था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए और क्यों आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया नहीं बल्कि मुझे खुद माँ गंगा ने बुलाया है। तो उनका जो भाषा शैली है और जो उनका जो सरलीकरण है, ये सब भी मैंने अपने थीसिस में लिखा है कि कैसे वो बनारस से प्रभावित होकर के यहीं के सांसद बने। नज़मा परवीन अब इसके बाद किताब भी लिखने जा रही हैं, जो इस समय की राजनीति और पर्सनैलिटी के बारे में होगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।